गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, रिसेंटली कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं जिसे पता चला है कि बीजेपी को 2019 और 2020 के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है, जो बनता है 750 करोड़ रुपीस। दूसरे नंबर पे जो डोनेशन मिला है वो मिला है कांग्रेस पार्टी को 139 करोड़ रुपीस ओनली। और उसके बाद हमारी दूसरी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। तो आज का जो एडिटोरियल रहने वाला है वो इस पूरे इशू के अराउंड ही हम लोग घूमने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, उसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करेंगे। और इस पूरी प्रॉब्लम को जो है आम जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, डेमोक्रेसी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्या क्या सॉल्यूशन हम लोग इसके निकाल सकते हैं। तो आज की एडिटोरियल के थ्रू हम इसी इशू पे बात करने वाले हैं। और जहां तक हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे हो जाता है, क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग वाला टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वहां पे भी हम लोग इसको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी है 2004 से स्टार्ट होती है। एक कंपनी है वेदांता। इस वेदांता कंपनी ने बीजेपी को और कांग्रेस को करोड़ों रुपया जो है वो डोनेशन दिया था। और वेदांता एक फॉरेन कंपनी है। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन कंपनी के द्वारा डोनेशन करना इज नॉट अलाउड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। तो ये दो एक्ट ऐसे हैं जो इस फंडिंग को रोकते हैं। उसके अलावा इंडिया में कुछ और छोटे मोटे एक्ट भी हैं, जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। ये भी फॉरेन कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को फंड, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करने से रोकते हैं। अब देखिए, वेदांता ने फंडिंग तो कर दिया, अब ये केस चला गया कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि वेदांता क्योंकि एक फॉरेन कंपनी है और इंडिया में जो एफसीआर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर में अलाउड नहीं है, तो यह फंडिंग कंप्लीटली इलीगल होती है और इसके अगेंस्ट में इन पार्टीज के ऊपर जो है एक एक्शन लिया जाएगा। अब ये दोनों पार्टीज को देखो, क्योंकि फंडिंग मिली है, मतलब चोर चोर मुसेरे भाई, आप ऐसा कह सकते हो। तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर दो अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के साथ आती है। और क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज का सेम ही यहाँ पे इंटरेस्ट था, तो बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक आध पार्टी को छोड़ के एक साथ मिलके आई पार्लियामेंट के अंदर, और इन्होंने 2016 में और 2018 में भैया उस एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया जो फॉरेन फंडिंग से इनको रोक रहा था। तो एफसीआर के अंदर अमेंडमेंट किया गया 2016 में एंड 2018 में, और फॉरेन फंडिंग को कंप्लीटली इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया। एक मजेदार आपको बात यहां पे बताता हूं कि यह पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ पता है कहां से अलाउड हुई है? 1976 से। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, ये सबसे पहले 1976 में इसको एनेक्ट किया गया था। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया, मतलब 76 के बाद जितनी भी फॉरेन फंडिंग इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है, अभी वो पूरी तरह से लीगल है, इलीगल नहीं है, जैसा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सरकार ना बहुत बार ये प्रॉमिस करती है कि मैं तो करप्शन दूर करने की बात कर रहा हूं, मैं तो ब्लैक मनी को दूर करने की बात कर रहा हूं, तो बड़े बड़े क्लेम करती है सरकार। तो उसी क्लेम के चक्कर में 2017 में अरुण जेटली जी ने क्या कहा, देखिए, इससे 2017 से पहले क्या होता था कि कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 या उससे कम अगर डोनेशन देती है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिला है। मतलब अगर आपने 19,999 रुपए अगर बीजेपी को या कांग्रेस को दिया है, तो आपको नहीं बताने की जरूरत है, और पार्टी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि किसने पैसा दिया है। लेकिन अगर आपने 20,000 से ज्यादा दिया है तो आपको बताना पड़ता है। तो अरुण जेटली जी ने क्या कहा कि ये मैं 20,000 वाली इस लिमिट को घटा के 2,000 रुपए कर रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के रूप में दिया जाता है पैसा, कैश मतलब हार्ड कैश एकदम, वो तो मोस्टली ब्लैक मनी होता है। तो इंडिया से हम लोग इसमें ब्लैक मनी कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत शानदार उन्होंने यहां पे स्टेप लिया, हर किसी ने इसकी प्रशंसा की। लेकिन 2018 तक आते आते एक नई स्कीम इन्होंने लॉन्च की, जिसको कहा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पहले वाली स्कीम के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब प्रिंसिपल में अपोजिट है। कैसे? देखिए, देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर जो डोनर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देता है, उसकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली छुपा दिया गया, कंप्लीट अनोनिमिटी। अगर कोई कंपनी है जैसे रिलायंस है, अगर वो बीजेपी को या कांग्रेस को 10 करोड़ रुपए देती है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स,
तो उसको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपनी के या पर्सन के सिग्नेचर ही नहीं होते। अरे भैया, जब सिग्नेचर ही नहीं होते, उसका नाम ही नहीं होता, उसका एड्रेस ही नहीं होता, तो आप उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। मतलब आप यहां जी भर के पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कीजिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलता है कि मुझे किसने फंडिंग करी है ना। सिर्फ रूलिंग पार्टी जो है इसके बारे में पता लगा सकती है कि किसने कितनी डोनेशन की है, कौन सी पार्टी को की है, क्योंकि जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर जो फंडिंग होती है वो होती है एसबीआई बैंक के थ्रू। तो पॉलिटिकल बॉन्ड्स अगर आपको खरीदने हैं तो आपको एसबीआई बैंक से खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो रूलिंग पार्टी होती है, एफसीआरए के अंदर प्रोविजन है, वो कहता है कि रूलिंग पार्टी एसबीआई से किसी खास कंडीशन में डिटेल्स मांग सकती है डोनर्स की। यानी आज के टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, इसको सबका पता है कि कौन किसको फंडिंग कर रहा है। कांग्रेस को भी नहीं पता है, दूसरी पार्टीज को भी नहीं पता है, क्योंकि यहां पे बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है। तो यहां पे ये भी एक बड़ा खराब स्टेप है। तो इससे क्या हो सकता है, बीजेपी पार्टी उन लोगों को टारगेट कर सकती है जो कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, है ना। कल को अगर कांग्रेस सरकार पावर में आती है तो भी ऐसा ही कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे हैं। अब इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो लेटेस्ट अभी लास्ट हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी फंडिंग होती है, उस पॉलिटिकल फंडिंग की किसने डोनेट किया, कितना डोनेट किया, कौन सी पार्टी को डोनेट किया, वो सारे के सारा इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, मतलब पोल बॉडी को बताना पड़ेगा। अभी 30 मई से पहले ये मतलब जो है वर्डिक्ट कुछ टाइम पहले आया था। समस्या यहां पे ये नहीं है, ये बात कर रहे हैं डोमेस्टिक फंडिंग की। डोमेस्टिक फंडिंग जो इंडियन कंपनीज जो करती हैं वो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग होती है, जैसे सैमसंग फंडिंग करता है, फेसबुक फंडिंग करता है, एप्पल फंडिंग करता है, वो फंडिंग पूरी तरह से हिडन है। आप बता ही नहीं सकते कि कहां से फॉरेन फंडिंग आ रही है। अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा? देखिए, आम जनता तो इलिटरेट जनता है ना। वो सरकार को चुन के भेजती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजती है, तो वो चाहती है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि वो मेरी पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से फंडिंग आ रही है। अब आम आदमी तो बेचारा इलिटरेट है, उसको तो इंटरनेट चलाना भी नहीं आता है, उसको थोड़ी आरटीआई फाइल करना आता है, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और समस्या देखिए यहां पर ये है, जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, मतलब जैसे जो कंपनीज हैं या जो फर्म होती हैं छोटी मोटी, वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती हैं तो वो अपनी फंड डोनेशन देती हैं, तो वो डिस्क्लोज नहीं करती हैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मान लो दिल्ली में कोई छोटी मोटी फर्म है, उसने बीजेपी को 2-4 करोड़ रुपया दिया, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डिस्क्लोज करना ही करती है। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है। तो जब वो डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? इंडिया में अभी 25 लाख के लगभग जो है कंपनीज और छोटी मोटी फर्म हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती हैं। चलिए, कंपनीज का तो हम लोगों ने मान लिया कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये जो छोटी फर्म होती है ना, इनके लिए कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, समझ रहे हो। तो रेगुलेशन बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत सारे रूल सप्लाई भी नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी छोटी मोटी फर्म की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको डिटेल पता ही नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये छोटी मोटी फर्म जो होती हैं वो हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर डालती हैं, लेकिन ये एनुअल रिपोर्ट में ये नहीं बताते कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमने कितनी फंडिंग दी है। यहां पे ये बड़ी समस्या है। तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि कितनी पॉलिटिकल फंडिंग कौन सी पार्टी यहां पे कर रही है? तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे यही आती है। तो एक तो यहां पे रूल्स बनने चाहिए कि इनको मैंडेटरी करना चाहिए। अब सरकार थोड़ी मैंडेटरी करेगी, इनको तो नुकसान है इस चीज का। लेकिन समस्या यहां पे सिर्फ ये नहीं है, अगर बाई चांस आपको पता, अगर मान लो बाई चांस आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी फर्म ने कितनी फंडिंग करी है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसको डिस्क्लोज किया नहीं है। तो यहां पे वेरिफिकेशन वाली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को मान लो करोड़ों रुपया का डोनेशन मिलता है, हर पॉलिटिकल पार्टी एनुअल ऑडिट करवाती है। एनुअल ऑडिट में यही होता है कि किसने कितना डोनेशन किया, कहां से डोनेशन आया, कितना आपने टैक्स दिया, टैक्स नहीं दिया, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर में होती हैं। लेकिन हमारे देश में जो एनुअल ऑडिट है भैया, ये टाइम पे फाइल नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा डिले होता है। 2019 और 2020 के लिए जो एनुअल ऑडिट था वो अभी तक भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सबमिट नहीं करवाया गया है। तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन किसको क्या डोनेशन कर रहा है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन एवरेज वोटर टू पोर ओवर डॉक्यूमेंट्स लैक्स ऑफ एंटिटीज। देखा ना, 25 लाख कंपनी और आइडेंटिटीज हैं,
25 लाख छोटी मोटी कंपनी और छोटी मोटी फर्म्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती हैं। अब आम जनता हर वेबसाइट की, हर फर्म की वेबसाइट पे थोड़ी जाएगी, उसकी डिटेल थोड़ी चेक करेगी, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न थोड़ी चेक करेगी, उसकी एनुअल ऑडिट थोड़ी चेक करेगी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है। अगर बाई चांस वो चले भी जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे, मतलब फर्म की वेबसाइट के ऊपर, वहां जाके उनको डिटेल पता नहीं चलती है क्योंकि उनको मैंडेटरी नहीं है वो सारी की सारी चीजें करना। तो इस वजह से आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है इन फंडिंग को हल्का फुल्का ट्रैक करने का, वो यही है कि एसबीआई के अंदर हम लोग आरटीआई फाइल करें। एसबीआई आपको थोड़ा बहुत बता सकता है कि कितनी पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, कौन सी पार्टी को फंडिंग हुई है, लेकिन एसबीआई भी आपको यह नहीं बताता है कि किसने डोनेट किया है। समझ रहे हो? तो हल्का फुल्का यहां से आइडिया पता चल जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ना दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को बहुत शानदार तरीके से प्रोटेक्ट कर रखती हैं। ना तो ये आरटीआई के अंदर में आती, ना ये अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को जो है टाइम से सबमिट करती हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से डोनर का पता ही नहीं चलता है। तो इतनी ज्यादा ये लोग छुपा के रखते हैं कि इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आम जनता को कभी भी नहीं पता चलता है, और इसी वजह से करप्शन भी होता है, जिसे कहा जाता है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं और आपकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो गवर्नमेंट जो उनकी फेवर में पॉलिसीज बनाती है क्योंकि उनको डोनेशन मिला है। करप्शन इंडिया में ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेस क्लास के बीच में साठगांठ हो जाती है, इनके बीच में कार्टेल हो जाता है ना। और जो आरटीआई, अगर मान लो आपने एसबीआई में आरटीआई डाली, अपने इलेक्शन कमीशन में आरटीआई डाली, अब आरटीआई जो बंदा डालता है, जो एक्टिविस्ट होता है, उसको बहुत रिस्क होता है। इंडिया में हर साल कई 100 आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है क्योंकि वो किसी फर्म या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं थ्रू आरटीआई एक्ट। तो इस सारी प्रॉब्लम ये होती है ना, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है वन वोटर वन वोट, मतलब मैं एक वोट देता हूं, मेरी वोट की एक वैल्यू है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज सरकार को फंडिंग देती हैं, इसका मतलब वो सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी पॉलिसीज को अपने फेवर में इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इसका मतलब डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उनकी, जो मैं वोट करता हूं, मेरी वोट की वैल्यू कम हो गई है, और जो अंबानी वोट करता है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रहा है। तो दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक सीधे से जजमेंट में सीधा सीधा बोल सकता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल इसको नहीं कर रहा है। वी नेवर नो, मे बी फ्यूचर में कुछ और सॉल्यूशन यहां पे निकल सकता है। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही एक कानून बनाएं और उस कानून के तहत इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए, पब्लिक को बताया जाए। भैया लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बताएंगी? उनको तो इससे बेनिफिट हो रहा है ना। तो यह सॉल्यूशन तो बहुत एक डिस्टेंट सॉल्यूशन है। अरे दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ा बड़ा क्लेम करती हैं ब्लैक मनी ले आएंगे, है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करप्शन दूर कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना रहा है जिससे इस फंडिंग का पता चल जाए। और ये फंडिंग है ना दोस्तों, ये करप्शन का यहाँ पे बहुत मेन कारण है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विजेता कौन है, मतलब विनर कौन है? विनर तो भैया रूलिंग पार्टी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है, कौन किसको डोनेशन कर रहा है, कितना डोनेशन कर रहा है, क्यों डोनेशन कर रहा है। तो रूलिंग पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे सेंटर में हो, तो रूलिंग पार्टी यहाँ सबसे बड़ी विनर है और आम जनता यहाँ पे लूजर है। तो इसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन यही निकल सकता है कि जो वोटर्स होते हैं, जो जनता होती है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाले कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए। लेकिन लोगों को तो दूसरी चीजों से ही फुर्सत नहीं है, कभी कास्ट के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो रियल मुद्दे हैं उसको तो हम उठा ही नहीं रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक चाल होती है, वो इस तरह से उलझा के रखते हैं जनता को कि रियल मुद्दों से जनता की नजर यहां पे हट जाती है। तो ये जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो डोनेशन करती हैं, कंपनीज को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मोरल लीडरशिप के तहत अपनी वेबसाइट के ऊपर बताना चाहिए कि मैं किस पार्टी को कितनी फंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मोरल तो आजकल के भैया किसी के अंदर नहीं रहे हैं, कंपनी को तो अब छोड़ ही दो। और वॉलंटरीली आप जो है डिस्क्लोज कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को जिसने फंडिंग की है उसको डिस्क्लोज किया है, पब्लिक के सामने लेके आई है। तो इसी तरह से वॉलंटरी डिस्क्लोजन कर सकती हैं।
है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्यों करेंगी, वही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। तो हर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए डेफिनेटली हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आज की एडिटोरियल में इसी इशू को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हालांकि ये इशू बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, तो फ्यूचर में अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और भी यहाँ पे न्यूज़ आती है, डेफिनेटली हम उसको भी कवर करेंगे फ्यूचर एडिटोरियल्स में। तो आज के लिए इतना ही। एक कोट आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, डेमोक्रेसी इज व्हेन द पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट। ये किसने बोला है? आंग सांग सू की। इनको भैया ये म्यांमार के लीडर हैं जिनको कहा जाता है द लेडी के नाम से फेमस हैं, और आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर जो है मिलिट्री कूप हो गया है और इनकी पार्टीज को वहां से हटा दिया गया है, और अभी इनके ऊपर केस चल रहा है, शायद जेल भी चली जाएंगी। वैसे भी ये 15-20 साल तक तो हाउस अरेस्ट ही रही थी। तो पॉलिटिकल जो बहुत बड़ी लीडर है म्यांमार की, वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी लीडर है, नोबेल प्राइज विनर हैं। तो अगर कोई ऐसी बात बोलती हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर वजन होता है। इस तरह के कोटेशंस आप डेफिनेटली अपने एस्से वगैरह के अंदर या एथिक्स पेपर के अंदर भी इंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हो। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही। अगर आपका एडिटोरियल ठीक ठाक लगता हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इसे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन पे भी क्लिक करो। और इन सारे रिसोर्सेज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कौन कौन से रिसोर्सेज हमने यहाँ पे फॉलो किए हुए हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।